कुछ मुद्दे हैं जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी और जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा देश के अंदर, और जो नफरत की दीवार थी और जो भाईचारा जो उन्होंने कायम किया और जो प्यार की बात की उन्होंने, भाईचारे की सौहार्द की बात करी, और श्रीनगर में जाकर, कन्याकुमारी से श्रीनगर जाकर जो उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, और वहाँ का जो नौजवान है खुद तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेके और तिरंगा झंडा जो फहराया, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली सी, एक तरीके से हड़बड़ाहट सी होगी कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए थे और उसकी इमेज को खराब करने की हमने बात की थी, उसने इस यात्रा के द्वारा जो पसीना बहाया उन्होंने 4000 किलोमीटर का, उससे जो है उसके उलट जो है ये पता लगा कि ये तो बहुत ही मजबूत और एक मजबूत इरादे वाला व्यक्ति है। ये सारा मामला शुरू हुआ 7 फरवरी को, जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी के रिश्ते के बारे में उनसे पूछा कि आपका उनका रिश्ता क्या है, आप कितनी बार विदेश गए उनके साथ, और जिस कंट्री में गए वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं मिला, आप उनके साथ एयरप्लेन में बैठकर कितनी बार गए आप वहां, और ये भी पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका वगैरह इन देशों में जाकर सिफारिश जो की गई कि इनको एनर्जी में, रोड्स में, माइंस में, इन सब चीज जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रोड्स हैं, ऑयल है, एनर्जी है, इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिले उसके लिए आप लोगों ने सिफारिश करी या ना करी, इसके बारे में वो जवाब चाह रहे थे। लेकिन जो है जो भी उन्होंने बात कही वो एक्सपंज कर दी, और वो जो बातें पार्लियामेंट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2/3 ऑफ दी जो आपकी स्पीच है उसको एक्सपंज कर दे। ये टोटली लोकतांत्रिक था। और उन्होंने विदेश में जाके क्या कहा था? यही तो कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। आप बताइए, देश का एक गृह मंत्री ये कह दे कि भाई जो उपद्रवी हैं उनको उल्टा लटका दूंगा, ये नहीं कि आप जुडिशरी का भी काम करने लग जाएंगे क्या? आप ये कह सकते हो कि हम सलाखों के पीछे करेंगे। और देखिए, ये कोई गलत बात कह दें तो ठीक है। अब जैसे उन्होंने बेटी पढ़ाओ कह दिया, अगर कोई और कह देता तो मेरे ख्याल से इस मामले का कोई कल जाकर जो है कोर्ट में चला जाए और इनके खिलाफ जो है एक केस डाल दे। तो मेरा ये कहना कि मेन मुद्दा हमारा है ओबीसी के बारे में। तो ये 7 फरवरी को जब उन्होंने ये लोकसभा में मामला उठाया, तो आपको बताऊंगा कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी ने कोलार में एक भाषण दिया था, और 16 अप्रैल को वहां के एक विधायक थे पूर्णेश मोदी, जिन्होंने सूरत में शिकायत कर दी, और 7 मार्च को शिकायतकर्ता अपने ही केस पे और जो कि स्टे ले लेता है। अभी स्टे क्यों लेता है? क्योंकि उसको लगता है कि जिस कोर्ट में मैंने एक केस डाल रखा है वहां पर उसको जो है जो फायदा मिलना चाहिए था, जो वर्डिक्ट मिलना चाहिए था, उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, इसलिए उसने स्टे वापस ले लिया। कभी ऐसा हमने तो इतिहास में सुना नहीं कभी कि आप अपने केस को वापस ले लें। उसके बाद जो है, जब 7 फरवरी को राहुल जी ने ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई जिसकी भूमिका मैंने बनाई थी, उसको लेकर जब ये बात करते तो 16 फरवरी को वो स्टे अपना वापस ले लेता है। और देखिए 17 फरवरी को ट्रायल शुरू हो जाता है। साहब, इतना तेज तरार वर्डिक्ट आना, और 23 मार्च को राहुल गांधी जी को दोषी ठहराकर जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है 2 साल की मानहानि की, वो उनके ऊपर जो है डाल दी जाती है। उसके पीछे एक षड्यंत्र था कि उनकी जो है सदस्यता खत्म करना चाहते थे। उनकी जो है वो चाहते थे कि ना तो वो पार्लियामेंट के बाहर बोल सके, मशाल यात्रा आप बाहर लेके जाए तो वहां रोक देते हैं, अगर आप पार्लियामेंट में जाएं तो वहां रोक देते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाएं तो वहां रोक देते हैं। तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सब काम किया गया। उसके बाद जो है 24 मार्च को उनकी जो है सदस्यता जो है स्पीकर साहब समाप्त कर देते हैं, जबकि 1 महीने का समय था। तो मेरा ये कहना है
कि इनका ये कहना कि साहब जो है ओबीसी को जो है राहुल गांधी जी ने वहां पर जो है मोदी और ओबीसी को गाली देकर कर्नाटका कोलार में ये बात आपने कही, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या नीरव मोदी, ललित मोदी क्या बैकवर्ड क्लास से हैं? अगर वो बैकवर्ड क्लास से नहीं है तो ये तो अपमान हमारा हो रहा है बैकवर्ड क्लास वालों का, कि हमें आप बता रहे हैं कि ये तो उल्टा जो है चोर कोतवाल को पकड़ने की बात है। यानी कि आप, इसका मतलब ये है कि मोदी एक टाइटल है, और मैं कहता हूं कि आदमी कर्म से होना चाहिए। ओबीसी के लिए इस सरकार ने पिछले 9 साल में कोई भी ऐसा काम किया हो, मैं आपको बता सकता हूं। हमारी जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, तब रिजर्वेशन के बारे में बातचीत शुरू हुई कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पंडित नेहरू जी ने ओबीसी कमीशन 1953 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, और पहली बार ओबीसी को 1977 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, जब उनको रिजर्वेशन का हक दिया गया। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडल कमीशन के बारे में बहुत धारणाएं लोगों की है कि वीपी सिंह जी ने उसको लागू किया। वीपी सिंह जी तो ने केवल घोषणा की थी, लेकिन जो गोलवरकर के जो फॉलोअर्स हैं, जिसमें मोदी जी भी जो हैं गोलवरकर के फॉलोअर हैं, जो बात करते हैं कि आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों ने वीपी सिंह की सरकार गिराई और वो उस कानून को लागू नहीं कर पाए। उसके बाद चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट आई। उसके बाद 91 में जब नरसिम्हा राव जी आए, तो 92 के अंदर जो है ये तमाम यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और ये पॉलिसी जो है रोल आउट की गई, और 27% आरक्षण जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू किया। ये लोग जो हैं, हमेशा कोई कहता साहब ये तो वीपी सिंह ने जब किया, जब दंगे हुए थे, और दंगे करने वाले ये लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जो है शोभा यात्रा निकालते हैं, 1 दिन नहीं 4 दिन निकालते हैं। आप रामनवमी की 1 दिन निकाल सकते हैं, आप 4 दिन निकालते हैं, और हाथ में भाले होते हैं, हाथ में तलवार होती है, हाथ में आपके जो है वेपन्स होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम तो भाई शांति प्रिय आदमी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो है कोई काम नहीं किया। जो काम वीपी सिंह जी करना चाहते थे, उसको अगर लागू किया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया 1992 में। उसके बाद डॉक्टर हमारे अर्जुन सिंह जी थी, हमारे शिक्षा मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे। 2006 के अंदर जो 27 रिजर्वेशन दिया हायर एजुकेशन के ऊपर 2006 में, वो भी यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ओबीसी की बात करते हैं, आपका मखौटा जो है वो ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी के लिए आप काम नहीं करते हैं। आप बात करना चाहते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। आपने क्रीमी लेयर लागू कर दिया। क्रीमी लेयर जो है, मंडल कमीशन में कभी भी क्रीमी लेयर के बारे में कभी कोई जिक्र की बात नहीं थी, लेकिन हरियाणा में तो 6 लाख है और देश में 8 लाख है। आज जो है एक चपरासी की जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपए अगर है, तो वो एक चपरासी का बच्चा भी जो है उसमें इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी डाल दी उसमें 6 लाख में। हरियाणा में तो ये हाल हो गया 8 लाख में। तो हमारा ये मानना है कि सरकार जो है ओबीसी के लिए केवल चेहरे तो रख देती है, उनके हाथ में पावर नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ओबीसी के लोग भी इन्होंने डाल दिए, लेकिन उनके पास ताकत नहीं। सारी ताकत केवल 2 व्यक्तियों के हाथ में है। और यूपीए सरकार ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, ये हमने कास्ट सेंसस हमने किया था, लेकिन आपको जानकर बड़ा इस बात से लेकर बड़ी ही मुझे कहना चाहूंगा, इन्होंने उस कास्ट सेंसस जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसको आज तक पब्लिश नहीं किया, उसको उजागर नहीं किया। मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस 2011 के कास्ट सेंसस को आप उजागर करें। अगर आप उजागर नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे मंशा क्या है? आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पंचायती राज के अंदर, हमारा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अन्य जगह जो है हमारी जो है पंचायती राज के अंदर हमारा आरक्षण खत्म किया गया। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि डाटा नहीं था।
जब तक आप डाटा आपके पास नहीं होगा तो ये आपको बातें नहीं मिलेंगी। अभी अगर आप देखेंगे ओबीसी जो कमीशन बना रखा है, ये इन्होंने 14 महीने हो गए हैं, उसमें केवल एक चेयरमैन है, उनका नाम है हंसराज अहीर, बाकी उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर आप लगा लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स अगर आप लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि मार्च 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण था, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इसलिए जो आरक्षण था हायर एजुकेशन में वो समाप्त कर दिया। तो उसके ऊपर भी कांग्रेस गवर्नमेंट का मत ये है जो प्लेनरी सेशन में हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे और हायर एजुकेशन में हम लोग जो है आरक्षण देंगे। तो ये जो मामला है आपका, इन्होंने जो है ओबीसी कमीशन जो इन्होंने बना रखा है वो किस नाम के लिए बना रखा है? जब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जब आपके मेंबर्स आपके पास नहीं है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कार्रवाई? फिर मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमारा प्लेनरी सेशन हुआ था, अभी हमारा प्लेनरी सेशन हुआ रायपुर के अंदर, जिसमें कुछ चंद बिंदु हैं, मैं आपके केवल 10 मिनट और लूंगा मैं। उसमें यह है कि उस प्लेनरी सेशन में यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर 2024 में आती है या उसका उद्देश्य या गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगी कि कास्ट सेंसस करवाएं, ताकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी जो डाटा है उनका, उनके बारे में पता लगे, पॉपुलेशन कितनी है। आफ्टर ऑल जो है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या मांग रहे हैं? डाटा मांग रहे हैं, कहते हैं डाटा नहीं है, ये एक कमीशन बना देते हैं, उसमें मेंबर डाल देते हैं नॉन ओबीसी, वो अपने हिसाब से जो है अभी 8% आरक्षण हमारे यहाँ पंचायती राज में हरियाणा में किया केवल, जबकि हमारा 27% बनता है। तो मैं कहता हूं कि भी आपको 2022 में कास्ट सेंसस करना चाहिए था, तो आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो हम कास्ट सेंसस करवाएंगे 2024 में। जो भी स्वरूप होगा, कांग्रेस जो है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, आज एक धुरी बन रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरा एक हमारा इंटरनल मैटर है पार्टी का, एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगी, जिसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग होंगे, और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को समय समय पर कौन कौन सी आपको स्कीम्स लानी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब के लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगा। दूसरा जो है, आप देखेंगे कि ओबीसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हम सरकार से मांग करेंगे ओबीसी का डिपार्टमेंट बनाओ। और हमारे प्लेनरी सेशन में ये हमने फैसला लिया है कि जहां भी हमारी सरकार होगी वहां, जैसे हमारा महाराष्ट्र में हमारी ओबीसी डिपार्टमेंट है, अशोक गहलोत जी से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं मैं भी ओबीसी डिपार्टमेंट बनाऊंगा मैं, तो ओबीसी डिपार्टमेंट अलग से बनेगा, ताकि उसके लिए बजटरी जो एलोकेशन है और जो स्कीम्स अलग हो, हमें एससी एसटी के साथ लगा दिया जाता है, जिससे ओबीसी को जो कुछ मिलना चाहिए, बजट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम एससी एसटी ओबीसी को भी हम स्थान देंगे, जिसके बारे में हमारे प्लेनरी सेशन में ये बात लिया गया। एक और जो सबसे बड़ी जो फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं समझता हूं 33% जो आरक्षण जो महिलाओं को विधानसभा और आपके इसमें लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर 30% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि आप 33% में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का भी हिस्सा होना चाहिए। उसमें केवल जनरल के लोग नहीं होंगे, जिस अनुपात में हमारी पॉपुलेशन है उसी अनुपात में एसटी, ओबीसी, जिसके ऊपर मुलायम सिंह जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे डीएमके है, स्टैलिन है, बहुत कि जो सब लोग ये चाह रहे थे कि ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग आने चाहिए, तो हमने अपना स्टैंड बदला है। हम चाह रहे हैं कि अब उसके अंदर जो है इनकी भी भागीदारी हो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा क्रीमी लेयर है, जो हमारा क्रीमी लेयर है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि इसकी लिमिट कम से कम 12 लाख की जाए, ताकि जो है लोग इसमें जो ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है, जो जॉब्स और इसमें रिजर्वेशन के लिए अन्य बातों में, और
एक हमने जो प्राइवेट हायर एजुकेशन है उसके बारे में हम जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुआ था बाय यूपीए गवर्नमेंट और बाद में उसके ऊपर स्टे दे दिया था। देखिए, स्टे देने के बाद हम चाहेंगे उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आए दोबारा से और ये सरकार अमेंडमेंट लेके आए ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है उनको आरक्षण मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ईडब्ल्यूएस इंदिरा सानी केस में 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने ये आदेश दिया था कि 50% की लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे। 50% में आपका आरक्षण रहेगा एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इनका। लेकिन ईडब्ल्यूएस जब लागू किया वो 5 बेंच ने किया, उसको ओवर रूल करके और 10% आरक्षण दे दिया तो 60% हो गया। झारखंड में और छत्तीसगढ़ के अंदर ये कहते हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं और हम लोग ओबीसी को गाली देते हैं। तो अब ये बताइए कि जो गवर्नर है उसने किसके आदेशों के ऊपर, जो झारखंड ने और छत्तीसगढ़ ने 27% आरक्षण वहां जो ओबीसी के लिए किया है, उसको 6 महीने से क्यों लिए बैठे हैं अपने पास? मेरा जो है प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी ये कहे कि आप गवर्नर को आप बात करिए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहे कि वहां पर जो आप आरक्षण लागू करिए। और आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो अपने आप को मामा बोलते हैं, वहां के मैं मामा हूं, ओबीसी के तो मामा कहां रहे, 27% घटा के 14% कर दिया। भैया, जब 10% जब आपने एक लिमिट ही क्रॉस कर दी आपने, अब कोई लिमिट थोड़ी ना है। अब तो जब आपने एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक डिसीजन दे दिया, 60% हो गया। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि ईडब्ल्यूएस में भी हम एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को भी हम जगह देंगे। ये हमारी पार्टी का ये सैद्धांतिक रूप में ये बात को माना है। इसके अलावा जो हमारा रिजर्वेशन है पंचायती राज के अंदर, वो जो है पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं दिया जा रहा। और मेरा ये मानना है कि बजाय इसके ये लोग जो हैं इनका एक काम रह गया बस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करना, छापे लगवाना किसके यहाँ, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हमारे अखिलेश जी हों, चाहे भूपेश बघेल जी हों या अशोक गहलोत जी हों, जो हमारे जो सीएम हैं, स्टालिन है, आपके केसीआर की जो बेटी है कविता, उसके खिलाफ जो है आपके, यानी कि इन्होंने आपके वीरभद्र सिंह जी के बारे में आपको मैं बड़ी रोचक बात है, उनकी बेटी की शादी, और जिस दिन शादी हो रही है उस दिन सीबीआई, ईडी उनके यहाँ रेड मार रही है। साहब, थोड़ी बहुत तो कम से कम पहले बहन बेटियों को लोग छोड़ दिया करते थे, अब जो है मेरी पुत्रवधू को भी नोटिस थमा दिया क्योंकि वो लालू जी की जो है बेटी है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की भी, और जब उनको नोटिस का हमने जवाब दिया कि जिस कंपनी में आप उनका नाम बता रहे हैं वहां नाम ही नहीं है उनका, ना उनकी कोई उसमें मेंबरशिप है, तो उसके बाद तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने सारी सीमाएं, जो मानवता की जो सीमाएं हैं उनको लांग गए हैं और इनका मकसद केवल एक ही है, जो इनकी पार्टी में आ जाए वो धुल जाता है। कुलदीप बिश्नोई धुल गया है, आपका ये जो नारायण राणे वो धुल गया, सुमेंद्र अधिकारी धुल गया, हेमंत बिस्वा सरना जो चीफ मिनिस्टर है वो धुल गए, मुकुल रॉय धुल गए, इसी तरीके दिगंबर कामत, ज्योतिराज सिंधिया, हार्दिक पटेल, ये सब धुल गए। वॉशिंग मशीन है इनके पास। तो जो भी इनका जो स्ट्रेस है कि किस तरीके से जो रीजनल लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस में हो, विपक्ष में हो, जो ओबीसी के नेताओं पे मैक्सिमम केस ये बना रहे हैं